नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। भोपाल से अब मार्केट खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। व्यापारियों की मांग पर कलेक्टर ने आदेश दे दिया। सिटी के साथ बैरागढ़ मार्केट भी खुलेगा। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही ये मार्केट खुल सकेगा। शनिवार मंगलवार को छोड़कर 5 दिन तक ये मार्केट खुलेगा। सोमवार गुरुवार को रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुलेंगी। मंगलवार शुक्रवार को सराफा, फुटवेयर और जनरल स्टोर खुलेंगे। बुधवार और शनिवार को साड़ी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक होलसेल की दुकानें खुलेंगी। तो मार्केट खोलने के आदेश हो गए हैं और साथ ही साथ एक टाइम टेबल आ गया है कि किस दुकान को या किस वर्ग की दुकान को कब खोला जाएगा और कितने बजे से कितने बजे तक। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हमारे साथ में। जी बताएं, क्या अपडेट है? देखिए पुनीत, ये राजधानी भोपाल की तमाम जो मार्केट है वो खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन जो हम कुछ शर्तों की बात करें, शाम 5 बजे तक सभी दुकानें बंद करना होगी। यानी जो दुकान खोलने की परमिशन है सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगी। इसके साथ ही बैरागढ़ की यदि मार्केट की बात करें तो शनिवार और मंगलवार को छोड़कर 5 दिन बैरागढ़ मार्केट खुल सकेगा। लेकिन हम सिटी के मार्केट की बात करें तो मार्केट में दुकानों के हिसाब से जो दुकानें खोलने की परमिशन रहेगी और उसकी पूरी एक रूपरेखा जो है जारी की गई है। सोमवार और गुरुवार की बात करें तो सिटी में रेडीमेड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और जो क्रॉकरी है वो खुल सकेगी। वहीं मंगलवार और शुक्रवार को सराफा, फुटवेयर, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक इस तरह की दुकानें खुल सकेंगी। और बुधवार और शनिवार की बात करें, साड़ी, कपड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक होलसेल है वो दुकानें खुल सकेगी। ये अलग अलग कैटेगरी जो है आज प्रशासन की ओर से जारी की गई है। और दिन में हम बात करें, तमाम जो व्यापारिक संगठन है उनके साथ कलेक्टर की आज बैठक हुई थी और व्यापारियों ने ये डिमांड की थी कि मार्केट खोलने की परमिशन दी जाए। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें इस हिसाब से की गई है कि मार्केट में लोग अधिक संख्या में ना पहुंचे, अधिक संख्या में भीड़ नहीं रहे। इसलिए एक और कलेक्टर ने अपने आदेश के साथ ही स्पष्ट किया है कि इस दौरान सिटी में कोई भी निजी टैक्सी, बस, निजी बस, इवन ई रिक्शा भी चलने की परमिशन नहीं दी गई है। यानी लोगों को बाजार जाने के लिए स्वयं के वाहन से जाना पड़ेगा। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें प्रशासन का ये प्रयास है कि बाजार भी खुले रहें और कम से कम जो लोग हैं मार्केट में पहुंचे। लेकिन ये एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी होगा, क्योंकि लंबे अरसे बाद 2 महीने के बाद राजधानी भोपाल में ये बाजार खुलने जा रहे हैं, जिसमें बाकायदा दिन भी तय है। तो ऐसे में लोग तो निकलेंगे, लेकिन हाँ, जो प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जो है आदेश में दिए गए हैं। जिससे साफ तौर पर कहा गया है कि इलाकों के हिसाब से अलग अलग दुकानें की जाए और पुलिस की ये जिम्मेदारी रहेगी, ये संबंधित एसडीएम की जिम्मेदारी रहेगी कि जिस दिन जो दुकान खोलने का तय किया गया है उसके अलावा यदि कोई सी दुकान खुलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और शाम 5 बजे से ही तमाम दुकानें बंद करवा दी जाए, ताकि समय पर लोग अपने घर पहुंच सके और बाजारों में भीड़ इकट्ठा न हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी राकेश बता रहे हैं कि अब मार्केट खोलने की अनुमति मिल गई, लेकिन सशर्त है और इसमें टाइम टेबल का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, अपने वाहनों से ही आप बाजार पहुंच पाएंगे। कोई भी सार्वजनिक व्हीकल का इस्तेमाल इस दौरान नहीं किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लाख दावे कर ले कि किसानों का दाना दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिकॉर्ड खरीदी हुई है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हकीकत यह है कि हाड़तोड़ मेहनत से उपजाई अपनी फसल को बेचने में किसान को घंटों बल्कि दिनों तक का इंतजार और अव्यवस्था झेलनी पड़ रही, और इतनी कि कई दफा उसका दम तक निकल जाए। दावों की जमीन पर सब कुछ बेहतर ही बताया जाता है। प्रदेश में एक किसान की मौत पर अब सियासत भी हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को घेरा है, आरोप लगाया कि अन्नदाताओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। वर्ष 2020 में आप प्रेम सिंह किसान कोड 1195 10090 382 को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने दिनांक 19/5/2020 को समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे केंद्र क्रमांक 1 5205 1005 स्थान 27 से 7 वेयर हाउस झलारा पर आपकी उपज विक्रय हेतु उपस्थित होवे। इस मैसेज को पढ़ने के बाद
आगर मालवा के मालवासा गांव के 40 साल के प्रेम सिंह की उम्मीदें जाग चुकी थी। सरकार का बुलावा मिलने पर वो तय तारीख से ठीक एक दिन पहले 18 मई को फसल खरीदी केंद्र पहुंचे भी, लेकिन जिन 3 घंटों के अंदर उनकी फसल बिकनी थी वो तो छोड़िए, घंटे दिनों में तब्दील होने लगे। पूरे 4 दिन बाद उन्हें जलारा फंटा भेज दिया गया, जहां और 2 दिन तक 2 ट्राली गेहूं लेकर वो इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी में पूरे 6 दिन गुजार चुके थे, लेकिन प्रेम सिंह की उम्मीदें कमजोर नहीं पड़ी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब प्रेम सिंह के गेहूं बिकने का मौका आया। उम्मीद के साथ में वो यहाँ खड़े होकर जो स्थान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर प्रेम सिंह खड़े थे और यहीं ट्रॉली के पास खड़े होकर इसी कांटे पर अपनी उपज को तूलते हुए बड़ी उम्मीद की निगाह से वो देख रहे थे। और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और उन्हें जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहाँ दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। 6 साल की बेटी के पिता प्रेम सिंह ने 6 दिन तक अपनी फसल बिकने का इंतजार किया और जब ऐसा हुआ तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल लाया गया, सारी कोशिशें की गईं, लेकिन प्रेम सिंह को बचाया नहीं जा सका। इसे उन्हीं का तौलाई चल रहा था और अचानक वो अपनी तौलाई की प्रक्रिया को देख रहे थे, गिन रहे थे बारदानों को और खड़े वो कोलैप्स हो गए, नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस लाया गया और जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेथ दी। टोकन के बाद इसकी 2 दिन से बारदाने नहीं होने के कारण आज उसकी तुलाई चालू करी। तुलाई चालू कर रही थी और उसकी एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ सब आराम से चल रहा था। नहीं, वहाँ सब आराम से नहीं चल रहा था। 6 दिन से किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहा था और वो अकेला नहीं, हजारों किसान वैसी ही हालत में इंतजार के लिए मजबूर हैं। बारदाने ना होने के कारण खरीदी रुकी, कई बार हंगामा हुआ और इसकी तस्दीक खुद संस्था प्रबंधक करते हैं। लेकिन आप शायद जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। वैसे एक वीडियो आपके ही आगर मालवा का है, जहां फसल बिकने का इंतजार करते करते एक किसान इतना परेशान हो गया कि ट्रॉली में मिट्टी लेकर पहुंच गया। शिवराज जी जब सत्ता में नहीं थे तो कह रहे थे किसानों के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपये कुंटल ले लूंगा। तो आज मैं गेहूँ तो खरीद ही नहीं पा रहे, कहीं बारदान नहीं है तो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो आज मैं मिट्टी लेके आया, देखता हूँ कभी मिट्टी खरीद ले। सच्चाई सामने लाने वाली ऐसी कई तस्वीरें हैं। देश के सबसे बड़े वोट बैंक किसान की तकलीफें भी बहुत हैं, लेकिन वो दूर भले ही ना हो, पर इस पर सियासत भरपूर होती है। विपक्ष से पहले प्रदेश के कृषि मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री को भी सुनिए। अब मौत तो हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि गेहूं नहीं खरीदा इसलिए हार्ट अटैक आ गया, ये सही नहीं है। और इतने बड़े पैमाने जितना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा हमने खरीदा और ज़्यादा खरीदेंगे, किसानों को कोई कमी नहीं आने देंगे। ईश्वर के घर से जिसका बुलाना आता है उसको जाने। अगर हमारा भी बुलाना आपसे मीडिया पे बात कर रहा है, अगर बाहर करके भगवान का बुलाना आ गया तो जानेंगे। ये राजनीतिक लोग हैं जो बातें बनाते हैं। मौत किसी की कहीं भी हो सकती है, ये तर्क है कृषि मंत्री और बीजेपी विधायक का। लेकिन क्या इन्होंने सोचा कि घर में विधवा माँ, 3 बच्चों और पत्नी का बोझ उठा रहे किसान पर क्या गुजरती होगी जब 6 दिन तक उसे अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटकना पड़े? क्या ये जिम्मेदार नेता महसूस कर सकते हैं कि उस किसान पर क्या गुजरती होगी जिसे अपनी ही फसल बेचने के लिए इतनी खुशामद करनी पड़े? वैसे आप दोनों आगर मालवा छोड़िए, सीहोर की तस्वीर देखिए, जहां नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। किसानों का आरोप है कि 4-4 दिन बीत गए लेकिन खरीदी नहीं हो रही। कोई भी उचित व्यवस्था जो है उपार्जन केंद्रों पे देखने को नहीं मिली है। इतनी भीषण गर्मी में हमारे किसान साथियों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। 4-4, 5-5 दिन में जो है उनके नंबर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया और दूसरी तरफ किसान वहां पे खड़ा रहता है। कहीं बड़े घोटाले के साथ किसानों की हत्या की बड़ी साजिश तो नहीं है? जाहिर तौर पर उपचुनाव में कर्ज माफी और फसल खरीदी एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस कर्ज माफी तो बीजेपी फसल खरीदी को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री जी, जब आप विपक्ष में थे तब 11 मई 2019 को उज्जैन जिले के उन्हेल में कही गई
आप अपनी ही बात को जरूर सुन लीजिए। 6 दिन से ट्राली पे बैठे हैं, गेहूं नहीं बिक रहा, सरसों नहीं बिक रही। अरे मैं तो गेहूं के साथ मट्टी भी बिकवा देता था। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद में भी लगातार जुटे हुए हैं। मंत्री पद के लिए दावेदार जितने भी नेता हैं वो मुख्यमंत्री से मेल मुलाकात करके अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। बैठकों के बीच में मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि 31 मई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच नामों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से बात करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज बुधवार या गुरुवार को दिल्ली जाकर नाम फाइनल कर सकते हैं। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात को लेकर यह कहा कि डबरा को जिला बनाने की मांग लेकर गई थी। इमरती देवी ने कहा कि मैं मंत्री बनूं या ना बनूं, मेरे काम होते रहने चाहिए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंचे और दिग्गजों के बीच में 20 मिनट तक चर्चा हुई। माना जा रहा है कि कुलस्ते भी अपनी पसंद की किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में एडजस्ट कराना चाहते हैं। मुझे मंत्री बनाए ना बनाए, सिर्फ मेरे डबरा में जो मैंने काम मांगे हो, चाहे बारकरी जिगनिया की नहर हो, चाहे लदेरा डैम हो, हमारे पिछोर में महाविद्यालय हो, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो और डबरा को जिला बना दे। देर सवेर करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जो भी होगा हर दृष्टि से विचार विमर्श करने के साथ वो तय करेंगे, उनका अधिकार का मामला है। मंत्रिमंडल की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी ही मुझे लगता है विचार करके और मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी। किसान अब 31 मई तक अपनी उपज बेच पाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने सरकार से गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। मोघे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इंदौर, भोपाल, उज्जैन में खरीदी देर से शुरू हुई थी। लॉकडाउन के चलते किसानों को खरीदी केंद्र तक उपज लेकर आने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। इस कारण कई किसान उपज नहीं बेच पाए और तारीख निकल गई। अब तारीख बढ़ने से किसान अपनी उपज बेच पाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल और गोविंद सिंह जी राजपूत, उन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में जो ये निर्णय दिया है उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। कोरोना महामारी के बावजूद भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में एक अभियान चलाएगी। बीजेपी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कैंपेन चलाने वाली है। दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नड्डा का यह संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का आयोजन होगा। मोदी सरकार की 2019 में सत्ता में वापसी को 30 मई को साल भर हो जाने वाला है। 2014 से जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही भारतीय जनता पार्टी वर्षगांठ के मौकों पर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाती आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक काम और ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर 30 तारीख से जो 1 वर्ष पूरा होगा, सभी कार्यकर्ता वर्चुअल और हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब तक न हुआ हो, लेकिन टिकट के दावेदार कांग्रेस के जो नेता हैं वो तमाम उनका युवा जोश उफान मार रहा है। ग्वालियर चंबल इलाके में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में युवा नेता कोरोना संकट में फंसे लोगों की मदद करने, उनकी नजरों में आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव में चुनाव होने वाले हैं। ये सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खास हैं और ऐसे में कांग्रेस टिकट के लिए सर्वे भी करवा रही। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदार जोर शोर से जुटे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए उपचुनाव सत्ता वापसी का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इन 16 सीटों पर जीत बड़ी चुनौती है।
वहीं इलाके में महल मुक्त कांग्रेस के नए समीकरण के साथ दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जाति गणित, पार्टी में काम करने और महल से मोह मुक्त पॉलिटिक्स के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। दावेदार कोरोना काल में लोगों की जमकर मदद भी कर रहे हैं ताकि लोगों की नजरों में चढ़कर दावा और मजबूत हो सके। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी युवा है, राहुल गांधी जी के हम टीम के लोग हैं, तो कहीं ना क्यों ना हम लोकतंत्र में हिस्सा लें। इसलिए युवा अगर दावेदारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है और मैं यहाँ से जीतता हूँ तो जरूर मैं युवाओं को साथ लेकर, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर, पार्टी के लोगों को साथ लेकर प्राणपण से इस विधानसभा के विकास में जुट जाऊंगा। युवा इस विधानसभा पर पूरी दावेदारी कर रहे हैं। इस बार हम युवाओं को मौका मिलना चाहिए और बहुत अच्छा जनसमर्थक मुझे इस अपनी विधानसभा से मिल रहा है। मुझे कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है। मैं 100% सीट को जीत कर दूंगा। सिंधिया समेत कई नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में ग्वालियर चंबल से डॉक्टर गोविंद सिंह को बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। गोविंद सिंह ने 16 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशी भी तलाश लिए हैं। उनका कहना है कि टिकट के लिए पार्टी का सर्वे चल रहा है, उसी के हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कह रही है। रणनीति बनाना प्रारंभ कर दिया है और हर विधानसभा क्षेत्र में योग मजबूत और आम राय से जनता की राय भी ली जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता की राय के अनुसार प्रत्याशी तय होंगे। डूबते हुए जहाज में यात्री सफर नहीं करते, तो निश्चित है कि मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में एक ओर कांग्रेस को योग्य उम्मीदवारों का टोटा रहेगा, वहीं दूसरी ओर कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलेंगे। उपचुनाव के नतीजे सही मायने में ग्वालियर चंबल की सियासी सूरत तय करने वाले होंगे, क्योंकि अब तक यहाँ की सियासत महल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में महल का इस बार कांग्रेस के साथ न होना उसके लिए इम्तिहान से भी कम नहीं है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने ट्वीट कर उन पर अतिथि शिक्षकों को 12 महीने सेवाकाल देने की फाइल रोकने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सरकार ने इस तरह का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया था। बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने हरकत की है। उन्होंने कहा कि उनके साथ क्षेत्र की बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इससे बौखलाई कांग्रेस इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के समक्ष 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई और उन्होंने एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने हाईकोर्ट से मिले स्थगन आदेश के बाद आज राज्य महिला आयोग की पहली समीक्षा बैठक ली। अध्यक्ष पद को लेकर उच्च न्यायालय से मिले स्थगन आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट होते ही शोभा ने आयोग की पहली समीक्षा बैठक भोपाल स्थित मुख्य दफ्तर में ली। बैठक में सभी पुराने और लंबित प्रकरणों में संबंधित मामलों की गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर उनको निपटाने की प्रक्रिया को अविलंब शुरू करने पर बल भी दिया। लगभग 10,000 पुराने प्रकरणों के साथ इस लॉकडाउन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने पर चिंता जताई। महिलाओं पर अत्याचार के अब तक 181 नए मामले सामने आए हैं। देर शाम को 3 दिवसीय प्रवास पर गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का इमली खेड़ा स्थित हवाई पट्टी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने दोनों नेताओं की अगवानी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अपने निज निवास कमल कुंज पहुंचे। यहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आम जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों से भी मिले। कमलनाथ और नकुलनाथ ने बीते दिन लापता होने का पोस्टर चर्चा में जो आया था, इसके बाद छिंदवाड़ा आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान जिले के तमाम विधायक भी मौजूद दिखाई पड़े।
मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 165 नए मामले सामने आए हैं। वायरस ने प्रदेश के 50 जिलों को चपेट में लिया। वहीं प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7024 तक पहुंच गई, जिनमें से 305 लोगों की मृत्यु हुई है। 3689 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 3030 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। सबसे ज्यादा केस इंदौर में है। 39 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 3103 पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव केस 1502 हैं। सिर्फ इंदौर में कोरोना से 117 लोगों की मृत्यु हुई। राजधानी भोपाल की बात करें तो 32 नए मरीजों के साथ कुल 1303 पॉजिटिव मरीज हैं। सतना में भी आज 5 नए मरीज मिले। इसके बाद वहां मरीजों की संख्या 19 पहुंच गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।